Hello everyone, my name is Kunal Kumar. So today we are going to start with departmental accounting. ठीक है बच्चों, तो let us start with departmental accounting. अब I want to use some other board. हाँ जी बच्चों, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ. सबसे पहले उसका कंसेप्ट भी बताता हूँ. डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कहती है कि जैसे सपोज मेरी एक फर्म है, मैंने उसके 2 डिपार्टमेंट बना दिए. एक एक बहुत ही लेमन वाला एग्जांपल लेता हूँ कि लेट अस राइट डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में सपोज मेरी एक शॉप है. ठीक है, एक फ्लोर लिया हुआ है मैंने, और उस फ्लोर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है, इधर गर्ल्स सेक्शन, इधर लड़कियों के कपड़े मिलते हैं, इधर बॉयज सेक्शन. ठीक है, तो गर्ल सेक्शन, क्योंकि आपको पता है लड़कियां बहुत चूजी होती हैं, तो उनके कपड़ों की चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती है. तो अगर मुझे अपनी सेल बढ़ानी है तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रखने पड़ेंगे. ठीक है, हर कलर के साथ हर मैचिंग, ये वो सारी चीज़ें. बॉयज़ सीधे साधे होते हैं, उनके साथ ज़्यादा टेंशन नहीं होती. ठीक है, एक टी शर्ट चाहिए उनको, एक ब्लू जीन्स चाहिए, दैट्स इट, राइट. तो गर्ल्स और बॉयज सेक्शन है, यहाँ पे लड़कियों के कपड़े मिलते हैं, लड़कों के कपड़े मिलते हैं. अब प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे प्रॉफिट पता करना है कि मेरी फर्म का प्रॉफिट कितना है. लेकिन मुझे ये भी पता लगाना जरूरी है कि इंडिविजुअल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका प्रॉफिट क्या है. आपको बात समझ आ रही है? मुझे इंडिविजुअल प्रॉफिट भी पता लगाना बहुत जरूरी है. रीजन, सर इंडिविजुअल प्रॉफिट लगाना क्यों जरूरी है? अरे भाई, अगर एक डिपार्टमेंट अच्छा नहीं कर रहा तो मैं उसके मैनेजर को बोलूंगा ना कि भाई आप काम ढंग से नहीं कर रहे हो. ठीक है, या मैं मैनेजर को चेंज करूंगा, या मैं अपनी पॉलिसी चेंज करूंगा, वट एवर. एटलीस्ट मुझे पता तो लगेगा कि हाँ भाई कमी कहाँ पे है, राइट. तो इसका मतलब मेरे जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, मुझे हर डिपार्टमेंट का अलग से प्रॉफिट है, लॉस है, क्या उसके एक्सपेंसेस हैं, उसका P&L, वो मुझे बनाना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए हम करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. बोलो, ये बात समझ आ रही है? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. ये मैंने एक कंसेप्ट बताया आपको. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. मैं इसमें क्या बता रहा हूँ आपको, फॉर्मेट. ठीक है, इसमें बेटा 3 अकाउंट बनते हैं. क्या बनते हैं? 3 अकाउंट. आपको थ्योरी लिखनी है, आप थ्योरी लिख सकते हो. ठीक है, चलो थ्योरी मैं बोल रहा हूँ, यू कैन राइट द थ्योरी. ठीक है, चलो. फर्स्ट, departments are internal division made by entity to improve its processes and efficiency. Examples of department can be sales department, purchase department, etc. Sometimes these departments are for revenue control. These departments are in nature of revenue generating departments. Full stop. In such cases, departmental trading and P&L account is prepared to identify profits made by each department. Write down the advantages. Advantages: first, helps in allocation of capital. Second, improves efficiency. Third, better planning and control. Fourth, increases growth of entity. Fifth, helps in calculation of bonus, commission और एम्प्लॉयज इंसेंटिव्स. ठीक है, ये थ्योरी थी. अगर मैंने जल्दी जल्दी बोला है तो आप इसको दोबारा से, क्योंकि आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, आप मुझे दोबारा से रिवाइंड कर सकते हो. ठीक है, चलो.
नाउ लेटस, अच्छा मेरे पास, मैं बच्चों इसमें थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा क्योंकि मेरे को क्वेश्चन भी साथ साथ लिखने पड़ेंगे, तो वो आपके ऊपर है। जब क्वेश्चन लिख लिया जाए तो आप इसको पॉज करके अब लिख लो एक बार, ठीक है। चलो, लेट अस मूव टू फॉर्मेट ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ठीक है। वी आर डूइंग फॉर्मेट ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। क्या हम बना रहे हैं बच्चों? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। ये दो चीजें मैं बना रहा हूं। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट्स, ठीक है। इधर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस। अच्छा, दो डिपार्टमेंट हैं तो हम दो कॉलम बना लेंगे इधर, ठीक है। सपोर्ट डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, ठीक है। इधर भी वी विल मेक डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, ठीक है। तीन है तो तीन कॉलम बना लेंगे, राइट। इधर आएगा बच्चों टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डेप्रिसिएशन if it is मैन्युफैक्चरिंग मशीन। जब हम 11th क्लास में थे तो हमने क्या पढ़ा था? डेप्रिसिएशन पी एंड एल अकाउंट में आता है बस, क्योंकि हम ये मानते थे कि वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स का डेप्रिसिएशन है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग मशीन है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर आएगा टू इंटरनल ट्रांसफर, टू इंटरनल ट्रांसफर, ठीक है। टू ग्रॉस प्रॉफिट, इधर जो बैलेंस की फिगर बचेगी, अगर इधर बचेगी तो आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। उधर आता है बाय सेल्स, फिर आएगा बाय इंटरनल ट्रांसफर, बाय इंटरनल टी स्लैश एफ वाला ट्रांसफर, ठीक है। फिर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, नहीं तो जिनको नहीं समझ आई वो दोबारा से एक बार इधर देख सकता है, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, अभी मैंने क्या बनाया? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट को मैं कैसे समझा रहा हूं? मैं बोल रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट में इधर सारी गंदी बातें आती हैं, मतलब सारे एक्सपेंसेस इधर आते हैं, सारी अच्छी बातें इधर आती हैं, बट कौन से एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस बच्चों? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बोलो, बात क्लियर है? ट्रेडिंग अकाउंट में सारे आपके पास क्या आएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, ठीक है। आपको पता ही 11th क्लास वाला ही फंडा है। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन का मैंने आपको बता दिया। इंटरनल ट्रांसफर, सपोज ए ने बी को बेचा है, ए ने बी को बेचा है तो बी यहां पे लिखेगा कि बी ने परचेज करी है। इट इज जस्ट लाइक द परचेजेस, इट इज जस्ट लाइक द परचेजेस, राइट। अगर ए ने बी को माल बेचा है तो इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांसफर। अगर बाहर से खरीदा है तो हम परचेज में लिखेंगे, अगर अंदर ही दूसरे डिपार्टमेंट से खरीदा है तो हम इंटरनल ट्रांसफर लिखेंगे। ये दोनों सेम ही होते हैं बट नाम अलग हो जाएगा। इंटरनल ट्रांसफर, इसका मतलब बी ने खरीदा है और ए ने बेचा है तो ए के इसमें आ जाएगा इंटरनल ट्रांसफर एज अ सेल, ठीक है। सेल्स की तरह ही होता है ये भी, राइट। इधर तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ए को ए शो करेगा मैंने बेचा है, बट किसको बेचा है? बी को बेचा है, तो इट इज इंटरनल ट्रांसफर इटसेल्फ, राइट। तो ये हमारा फॉर्मेट है किसका? ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। साथ साथ लिखते रहो, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ लेट अस मूव टू पी एंड एल अकाउंट। हम किस पे जाते हैं अब? पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। इसी के नीचे मैं कंटिन्यू कर देता हूं पी एंड एल अकाउंट। तो पी एंड एल अकाउंट क्या कहता है बच्चों? ये ग्रॉस प्रॉफिट तो इधर उठ के आ जाएगा, ठीक है। तो इधर मैं लिखूंगा बाय, क्या लिखूंगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो इधर लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट।
ठीक है, बताओ, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो हम इधर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर क्या होता है, इधर आता है टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। क्या आएगा, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है, और इधर आएगा बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, इधर आएगा बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है, फिर आएगा टू सेंट्रलाइज्ड एक्सपेंसेस, वी विल राइट टू सेंट्रलाइज्ड एक्सपेंसेस। यहां, ओहो ओहो, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली ये सॉरी सॉरी, ये मैं ट्रेडिंग और पी एंड एल बनाना था, मैं जनरल एक्सपेंसेस बनाने लग गया। ठीक है, तो इधर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, उधर आएगा टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां पे आएगा टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन किसका, अदर्स का। ठीक है, टू डेप्रिसिएशन अदर्स, और इधर आएगा टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, बोलो बात समझ आ रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट उठ के इधर आ गया, इधर हमारी सारी इनडायरेक्ट इनकम होती है, डायरेक्ट तो उधर आती है, इधर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, डेप्रिसिएशन उधर जो आया वो इधर नहीं आएगा, राइट। और नेट प्रॉफिट, जो अगर बैलेंस फिगर इधर है तो नेट प्रॉफिट, अदरवाइज उधर क्या हो जाएगा, नेट लॉस। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये बात आपको फॉर्मेट समझ आ चुका है, बट इसमें एक चीज और है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम डिपार्टमेंटल वाइज बांट देते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पहली वो समझाया था। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई ये जो ए और बी, जो गर्ल्स और बॉयज वाला सेक्शन था डिपार्टमेंट वाइज, तो इसमें प्रॉब्लम मुझे क्या होती है, प्रॉब्लम मुझे बांटने में प्रॉब्लम होगी। अगर मेरा बिजली का बिल 10,000 रुपये आया है तो क्या 5,000 में बांटूंगा, बोलो 5,000 इसका खर्चा 5,000 दूंगा, इसका खर्चा 5,000 दूंगा, नहीं। अगर ये एरिया 60% है, ये 40% है, तो वट आई विल डू कि मैं इस 10,000 का 60%, 6,000 बिजली का बिल इसको बोलूंगा भाई तेरा हिस्सा है, और 4,000 बिजली का बिल जो है वो इसके हिस्से में आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है जो हमें फेस करनी है, राइट। इसको बोलते हैं बेसिस ऑफ एलोकेशन, कि हम किस बेसिस पे उसको एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मेट बनाया डिपार्टमेंटल का, और ये ट्रेडिंग का, और ये पी एंड एल का। उसके बाद एक अकाउंट और बनता है बच्चों, इसके बाद एक अकाउंट और बनता है जिसको हम बोलते हैं जनरल पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, उस अकाउंट का नाम क्या होता है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब इसमें हम दो कॉलम नहीं बनाते, उसमें हम दो कॉलम नहीं बनाते, इसमें हम सीधा लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, एक ही कॉलम बनेगा। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट उठ के इधर आ गया। ठीक है बच्चों, इधर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, बस कुछ चीजें और होती हैं जिसको मैं अभी समझाऊंगा। इसको लिखेंगे बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है, उधर लिखेंगे टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, इधर लिखेंगे टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है, फिर इधर लिखेंगे टू सेंट्रलाइज्ड एक्सपेंसेस, टू सेंट्रलाइज्ड एक्सपेंसेस, और उसके बाद जो नेट आंसर आएगा उसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट ऑफ एंटिटी, टू नेट प्रॉफिट ऑफ एंटिटी। ठीक है, तो ये मेरा पूरा फॉर्मेट है। ठीक है, दिस इज माय फुल फॉर्मेट। जो भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी फॉर्मेट पे काम करना है। ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। सर यहाँ तो ये बातें हमें समझ आ गई कि ये नेट प्रॉफिट उतार लिया, ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्या होता है और ये
क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्या होता है? सेंट्रलाइज एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसको हम बांट नहीं सकते ए और बी में। जैसे सपोज कोई खर्चा है कि ऑडिटर की फीस है, तो अब उसको कैसे डिवाइड करें ए और बी डिपार्टमेंट, बड़ा मुश्किल है। तो हम ऐसे खर्चों को इधर डालेंगे, वो खर्चे डालने जरूरी है, तभी फर्म का प्रॉफिट आएगा, राइट। और उसके बाद जो आंसर आएगा फर्म का प्रॉफिट आएगा। सर ये दो बातें क्या हैं? ठीक है, तो ये इन दो बातों को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन के थ्रू आई विल डिस्कस दैट। तो चलो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब आपने लिख लिया। अब मैं कुछ लिखवा रहा हूं, उसको अब लिखना है। हाउ टू एलोकेट, हाउ टू एलोकेट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, है ना। जैसे मैंने बोला था ना कि बिजली के बिल को कैसे डिवाइड करूं, ऐसे और भी जो खर्चे होंगे कैसे डिवाइड करूं, राइट। तो हमें क्या लेनी होती है बच्चों? बेस्ट अजम्पशन। वी हैव टू टेक बेस्ट अजम्पशन। तो यहां पे लिखेंगे हाउ टू एलोकेट इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पूरे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में काम आएगा, राइट। तो फर्स्ट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब मेरी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आ रहा है, उसके लिए मुझे भाड़ा देना है, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इसके अगर ये खर्चा है तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको हमें डिवाइड करने के लिए, इसको हमें डिवाइड करने के लिए वी यूज परचेज रेशो। हम क्या यूज करेंगे? परचेज रेशो, ठीक है। लॉजिक भी समझते रहना कि भाई ये रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मैंने खर्चा किया है, तो वो खर्चा ए और बी, सपोज एक ट्रक आया, उसमें 60% माल ए का था, 40% बी का था, तो बताओ। तो भाई जो कैरेज इनवर्ड होगा तो फॉर 60% भी ए देगा उसमें, ठीक है, और 40% बी देगा, सिंपल सी बात है। ऐसे डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो किस में डिवाइड होंगी? परचेज रेशो में, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिवाइडेड इनटू परचेज रेशो। बेटा एक मिनट सुनना। ठीक है बच्चों, दिस विल बी डिवाइडेड इनटू परचेज रेशो। और परचेज रेशो में हम क्या लेंगे? विदाउट इंटरनल ट्रांसफर। इधर क्या लिखेंगे? विदाउट इंटरनल ट्रांसफर। सर क्यों? भाई इंटरनल ट्रांसफर मतलब जब हम इंटरनल ट्रांसफर करते हैं तो हमारा भाड़ा नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, ठीक, ठीक है बच्चों। चलो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज, second point is carriage outward, carriage outward, discount allowed, discount allowed, bad debts, advertisement, selling expenses, general expenses, selling expenses and जनरल एक्सपेंसेस। तो ये सारे जो भी खर्चे होते हैं इसको हमें किस में डिवाइड करना है? इन सारों को हम सेल्स रेशो में डिवाइड करेंगे बच्चों, सेल्स रेशो। एंड अगेन सेम, विदाउट, विदाउट इंटरनल
ट्रांसफर, ठीक है। इंटरनल ट्रांसफर में हम भाड़ा वाड़ा नहीं देते, ये सारे खर्चे उसमें नहीं होते, ठीक है। बैड डेट्स वगैरह ये सब उसमें नहीं होते, तो इसका मतलब विदाउट इंटरनल ट्रांसफर वी हैव टू कंसिडर सेल्स रेशो, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये लिख लिया, साथ साथ बच्चों लिखते भी रहो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग एंड लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग एंड लाइटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड आएगा, क्या आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, ठीक है। कि हमने कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी। आपने देखा होगा बिजली के बिल के लिए वो सब मीटर भी लग जाता है, तो वो बता देता है कि यहाँ पे इस रूम में इतनी मीटर यूज हुई है, रीडिंग हुई है, इसमें इतनी रीडिंग हुई है, तो वो आपको बता देता है, ठीक है। तो इसको लिख दो, फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, डेप्रिसिएशन फॉर बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, रेंट रेट्स टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। ये सारे जितने भी खर्चे हैं ये सब किस रेशो में डिवाइड करे जाएंगे, रेशो ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड, रेशो ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड, ठीक है। लॉजिक समझ आ रहा होगा, ठीक है। कि भाई मेरे पास ज्यादा एरिया है तो ऑब्वियसली ज्यादा डेप्रिसिएशन मेरे हिस्से में आएगा, मेरे हिस्से में ज्यादा इंश्योरेंस आएगा, इट्स लाइक दैट, ठीक है। फिर आता है बच्चों फिफ्थ पॉइंट, दैट इज सैलरी, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, लेबर एक्सपेंसेस, लेबर एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सारे जो खर्चे होंगे ये किस किस हिसाब से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। रेशो ऑफ, इट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेशो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। ठीक है बच्चों। फिर आता है हमारा सिक्स पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स, इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स, रिपेयर ऑफ एसेट्स, रिपेयर ऑफ एसेट्स, ठीक है। दिस विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेशो ऑफ वैल्यू, रेशो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट in each department, in each department, ठीक है। लास्ट पॉइंट सेवंथ, प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट एक्सपेंसेस,
ये आएगा रेशो, इट विल बी डिवाइडेड इनटू रेशो ऑफ डेटर्स, ठीक है, रेशो ऑफ डेटर्स। ठीक है बच्चों, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। और मेरे हिसाब से ये सारी बातें क्लियर हैं कि ये खर्चे इस हिसाब से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है, ये सारे खर्चे इस हिसाब से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। अब आप कुछ थ्योरी रिटर्न मतलब नोट डाउन करो। सेंट्रलाइज एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू डिपार्टमेंट्स। सेंट्रलाइज एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं सेंट्रलाइज एक्सपेंसेस के? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स, ठीक है। सिमिलरली centralized income can be, first point interest income, second profit on sale of investment, ठीक है। अब एक नोट लिखो, internal transfer means sale and purchase of department with other department. It can be at cost or cost plus margin और मार्केट वैल्यू। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट पे भी दे सकता है, मार्जिन पे भी दे सकता है, कॉस्ट प्लस मार्जिन पे भी दे सकता है, ठीक है। सर ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को सादा पे क्यों देगा? क्योंकि भाई ए और बी में भी वो जो फर्म है वो चाहती है ए और बी डिपार्टमेंट भी आपस में compete करें, ठीक है। अगर वो आपस में compete करेंगे तो उससे क्या होगा, कोई भी फायदा जो होगा वो एक बंदा शो नहीं कर सकता, ठीक है। सपोज ए डिपार्टमेंट है बी डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट बी को रॉ मटेरियल देता है, तो फर्म ने बोला है दोनों से कि भाई अगर ए डिपार्टमेंट 10 रुपए में आपको रॉ मटेरियल देता है और अगर मार्केट में आपको 9 रुपए में मिल रहा है तो आप मार्केट से ले लो, ए को जान दो, फिर हम ए बंदी कर देंगे। तो ए को भी डर लगता रहेगा कि यार मेरी दुकान भी मतलब मेरे को निकाल नौकरी से निकाला जा सकता है, तो उसको ही हैज टू बी कम्पिटिटिव, राइट। मतलब उसको अपना वो दिखाना पड़ेगा, देखो जी मेरे से सस्ता माल मार्केट में भी नहीं मिल रहा, तो अब आपको मेरे से अब आप मेरे से खरीदो, वो उसको बताएगा कि आपको मेरे से खरीदने में ही फायदा है, ठीक है। नहीं तो ऐसा तो वो पड़े पड़े मतलब आप समझ रहे हो ना, तो अननेसेसरी उसको हम रखते रहेंगे तो ऐसा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो, नाउ लेट अस स्टार्ट विद वन क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन को मतलब वीडियो को पॉज करके जब क्वेश्चन में लिख लूं तो उसके बाद भी आप वीडियो स्टार्ट कर सकते हो टू सेव योर टाइम, राइट। क्वेश्चन वन, ठीक है। ए लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट्स एक्स वाई जेड। बेसिकली जो एक्स है वो आपका है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, एक्स है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। जो वाई है वो आपका है असेंबलिंग डिपार्टमेंट, और जो जेड है वो आपका है सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, इधर ये एक्स वाई और जेड का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा, फिर हम इस आंसर को डिस्कस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, ठीक है। परचेजेस 7 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। इंटरनल ट्रांसफर
इंटरनल ट्रांसफर ये कॉस्ट दी है, ठीक है। दिस इज 8 लाख, दिस इज 10 लाख। इंटरनल ट्रांसफर ये सेल्स दी हुई है, ठीक है। 8 लाख और 10 लाख। फिर आपको दिया हुआ है सेल 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, ठीक है। इट इज 2 लाख, 5 लाख एंड दिस इज 20 लाख। फिर आपको दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस 50,000, 60,000 और 70,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कंसिडर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन कंसिडर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस 1 लाख, 50,000 नील, ठीक है। फिर लास्ट में आपको दिया हुआ बच्चों, लास्ट में आपको दिया हुआ इट इज क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख, 8 लाख एंड देन इट इज 10 लाख। ठीक है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू नोट इट डाउन, ठीक है। पॉज करके आप इसको नोट करो। उसके बाद फॉलोइंग आर अदर एक्सपेंसेस, फॉलोइंग आर अदर expenses, rent of building, rent of building 50,000, carriage outward, carriage outward 60,000, bad debts। देखो ये क्वेश्चन आपको तभी समझ आएगा जब आप साथ साथ क्वेश्चन लिख रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन एक बार आपके हाथ में होना चाहिए, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो आपको एक पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट दैट इज सैलरी 80,000। फिफ्थ पॉइंट एडवर्टीजमेंट 90,000। provision for doubtful debt, provision for doubtful debt 10,000। electricity 6,000। interest expenses 9,000। फिर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 1 लाख। देन क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 1,20,000, ठीक है। उसके बाद भी कुछ इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन आपका पूरा कंसेप्ट एक बार क्लियर करेगा, ठीक है।
आई एम सो सॉरी कि मेरे पास इसका कोई प्रिंटेबल फॉर्मेट नहीं है, तो आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, क्योंकि यही बेसिस होते हैं जिसपे आप आ, अपना एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस करोगे, एक्स वाई जेड, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? 100, 120, 80, ठीक है। एरिया दिया हुआ है स्क्वायर फीट, ठीक है, दैट इज 2000, 1000, 1000, ठीक है। फिर दिया हुआ है क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स 10,000, 10,000, 30,000, 10,000, 10,000, 30,000, ठीक है। फिर दिया हुआ नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, क्या दिया हुआ? नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी 200, 300, 200, 200, 300, 200। Now question says, now it is the end of the question. Prepare departmental ट्रेडिंग पी एंड एल, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ठीक है। मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और फाइनल अकाउंट्स और डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पी एंड एल एंड बैलेंस, सॉरी जनरल पी एंड एल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप सबने लिख लिया होगा ये, ठीक है। आपने पॉज कर करके इसको लिखा होगा, तो एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन आपके हाथ में अगर नहीं होगा, आपने नहीं लिखा होगा, तो जो मैं अब सॉल्यूशन करने वाला हूँ आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। गॉट इट? अब मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। लेट मी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। और मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके हाथ में है, ठीक है। मेरे को भी बहुत टाइम लगा लिखने में, तो क्वेश्चन आपके हाथ में है। अब आप इसको मेरे आंसर को समझोगे, ठीक है। अब हम कर रहे हैं बच्चों इधर डिपार्टमेंटल, लेट अस मेक डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। इधर भी हम 3 डिपार्टमेंट बना देते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जी। चलो, अब आप मुझे बताते रहो कि क्या क्या डेबिट साइड में आएगा। सर डेबिट साइड में आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। 2 ओपनिंग स्टॉक, इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, ठीक है। 2 परचेजेस आएगा यहाँ पे, 2 परचेजेस आएगा 7 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 1 लाख। इधर आएगा 2 इंटरनल ट्रांसफर, और ये कॉस्ट पे करी है, ठीक है। तो किस किस ने एक तरीके से खरीदा है, ठीक है। तो ये 8 लाख रुपए इसने खरीदा है एक्स से, और जेड ने खरीदा है वाई से 10 लाख, ठीक है। ठीक है, चलो। फिर आएगा 2 डायरेक्ट वेजेस। आपको पता है इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, तो इधर आएगा 2 डायरेक्ट वेजेस। 50,000, 60,000, 50,000, 60,000, 70,000,
देन इट इज टू डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंसिडर डायरेक्ट, तो इधर 1 लाख और इधर 50,000। ठीक है। देन बाय इंटरनल ट्रांसफर, बाय इंटरनल ट्रांसफर जिसको हम सेल, इंटरनल सेल हुई है, दैट इज 8 लाख 10 लाख, 8 लाख 10 लाख। ठीक है। फिर बाय सेल्स 2 5 20, 2 लाख 5 लाख 20 लाख। ठीक है। फिर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 5 लाख 8 लाख एंड 10 लाख। ये भी डन है। तो अगर इसके बाद मेरी बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, इसके बाद मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी इधर, तो इसको लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो हाउ मच इज ग्रॉस प्रॉफिट, 1,50,000, 5,90,000 एंड 14,30,000, 14,30,000। ठीक है। इस अकाउंट को हम यहीं क्लोज कर देते हैं। बताओ इस अकाउंट में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, राइट। अब हम बनाते हैं बच्चों, पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, इसके आगे इसको एक्सटेंड करेंगे। पी एंड एल अकाउंट्स। ठीक है। तो इधर मैं लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो बाय प्रॉफिट हमने उतारा था, वहां पे जो प्रॉफिट आया था, हाउ मच इट इज, 1,50,000, 5,90,000, 14,30,000, 14,30,000। ठीक है। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया, दिस इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। और कुछ खर्चे थे जो अब हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पे लिखने पड़ेंगे, तो वो मेरा आ गया टू रेंट अकाउंट। ठीक है, टू रेंट। अब मुझे ये बताओ रेंट को किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे, तो रेंट को हम एरिया में डिवाइड करेंगे। जो बेस्ट पॉसिबल एजम्पशन होती है दैट इज एरिया। तो 25,000, 12,500 और 12,500। ठीक है। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो जो हमारा रेंट वाला खर्चा था, रेंट हमारा कितना था बच्चों, सर रेंट दिया हुआ था 50,000, तो 50,000 को हमने एक्स वाई जेड में डिवाइड कर दिया, किसकी रेशो में, इन द रेशो ऑफ एरिया। ठीक है। सर एरिया की रेशो, देखो एरिया की रेशो क्या दी हुई थी, एरिया की रेशो दी हुई थी 2:1:1, तो हमने उस रेशो में डिवाइड कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। फिर आएगा टू कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड, ये किस रेशो में डिवाइड होगा, इट इज डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ सेल्स। ठीक है। तो ये इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 4,444। ठीक है। ये आएगा 1,111, ये आएगा 4,4,445। ठीक है। फिर आएगा टू बैड डेट्स, दिस इज टू बैड डेट्स। ठीक है। ये किस रेशो में डिवाइड होगा, ये भी सेल्स की रेशो में डिवाइड होगा। ठीक है। ये होगा 6,667, 16,667। ठीक है। 66,666। फिर आएगा टू सैलरी, टू सैलरी, ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, किसमें, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है। तो ये आ गया 26,667, 32,32,000, ये हो गया 21,333। ठीक है। फिर आएगा हमारा टू एडवर्टीजमेंट,
2 advertisement, that is 6667 16667 66666, ठीक है। फिर आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 2000 2000 6000 2000 2000 6000, ठीक है। टू इलेक्ट्रिसिटी 1714 2572 और 1714, ठीक है। देन हमारे पास बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है जिसको हम बोल रहे हैं टू नेट प्रॉफिट। क्या बोल रहे हैं? टू नेट प्रॉफिट, दैट इज 76841 496483, ठीक है। 1210673, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट आपको रहना चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस ऐसे रह गए जो हम डिवाइड नहीं कर पाए, तो उसको हम बनाते हैं जनरल पी एंड एल अकाउंट में, ठीक है। यू कैन नोट इट डाउन। अब हम चल रहे हैं बच्चों जनरल पी एंड एल अकाउंट बनाने में, ठीक है। तो इसके बाद बनेगा जनरल पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो डिपार्टमेंटल वाइज डिवाइड नहीं हो पाए, लेकिन हमें फर्म का प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो भी खर्चे तो फर्म के ही हैं, राइट। तो हम इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, टू इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दैट इज 9000, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ठीक है। फॉर्मेट में था ना टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, दैट इज 1,20,000, ठीक है। फिर आएगा टू नेट प्रॉफिट ऑफ एंटिटी, अगर इधर बैलेंसिंग फिगर बचेगी तो, ठीक है। और सर उधर क्या आएगा? उधर आएगा बाय नेट प्रॉफिट, किस किस का? एक्स वाई जेड का, ठीक है। कितना था? 76841 496483 1210673, इसका हम टोटल करते हैं तो ये हो गया 17,84,000, ठीक है। फिर इधर आएगा बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, दिस इज 1 लाख, ठीक है। अगर अब हम बैलेंस करते हैं बच्चों, अब हम बैलेंस करें तो नेट प्रॉफिट ऑफ एंटिटी आ रहा है 17,55,000, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आया सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, और ये जो मेरा आंसर आया था ये डिपार्टमेंटल वाइज प्रॉफिट आया था, ठीक है। सो दिस इज योर फुल फ्लेज क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरे पास मटेरियल नहीं है, तो मैं सारा चीज़ मतलब सारा क्वेश्चन आंसर मेरे को बोर्ड पे लिखना पड़ रहा है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद इसका पार्ट 2 फटाफट मैं भेजता हूँ आपके पास, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।